नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों की गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैक्टर रैली पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति पर उठ रहे सवालों पर सीजेआई बोबड़े ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति का काम रिपोर्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं, इसलिए समिति पर पक्षपात का आरोप न लगाया जाए। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत जारी है। सूत्रों ने बताया कि किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार कृषि कानूनों में बदलाव पर अटकी हुई है। दोनों पक्षों में एमएसपी पर कोई बात नहीं हो पाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है। हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने प्रदर्शनकारियों को फ्रीडम पार्क जाने से रोकने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,10,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में 2,691 करोड़ की धनराशि जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि कोई गरीब बगैर घर के ना रहे। आवास को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, इससे गांव की तस्वीर बदलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार की सक्रियता से यूपी को हर नई पहचान और नई उड़ान मिली है। पीएम ने विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने और अपराधियों पर सख्ती के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने वाराणसी की रामनगर गजेंद्रा गांव की कमला से बात की। पीएम ने पूछा कि क्या आपने कभी सोचा था कि मकान मिलेगा? कमला ने कहा कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमें मकान मिलेगा। उन्होंने बताया कि घर मिलने से अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना राष्ट्रद्रोह है, इसकी जांच की जानी चाहिए। मोदी मंत्रिमंडल ने उज्बेकिस्तान के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU को मंजूरी दे दी है। MOU के तहत दोनों देश मिलकर शोध प्रदर्शन पायलट परियोजनाओं पर काम करेंगे। आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें भंडारण तकनीक भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही NGO से भी सहयोग लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर एलओसी पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान जवानों ने 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया, जिसमें 4 सैन्यकर्मी भी घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ को आसान बनाने के लिए गोलाबारी भी की। लखनऊ में विधान परिषद की गैलरी में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो लगाने पर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर विधान परिषद में प्रमुख सचिव को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। असम के चाचर में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1000 खुराक नष्ट हो गई हैं। यहाँ के SMCH में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर वैक्सीन रखने के चलते वैक्सीन की 100 शीशियां जम गई हैं। बता दें कि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता हस्तांतरण से पहले 73 लोगों की सजा माफ कर दी है। इस सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी भी रहे हैं। सजा माफ किए जाने वालों में व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन का नाम भी शामिल है। ट्विटर ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक अकाउंट को रीसेट करने की योजना बनाई है, जिससे इस अकाउंट के सारे फॉलोअर्स और पोस्ट हट जाएंगे। अकाउंट को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के नाम से संग्रहित किया जाएगा। भारत ने सहायता अनुदान के तहत पड़ोसी और सहयोगी देशों को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति शुरू कर दी है। इस श्रृंखला में भूटान और मालदीव को टीके की खेप भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कोरोना टीके भेजने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स को भी कोविड-19 टीके की आपूर्ति की जाएगी। भारत वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद सहयोगी बन सम्मानित महसूस कर रहा है। माफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में अतीक की 18 और संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी चल रही है। जिले के डीएम ने इसके लिए पुलिस को मंजूरी दी है। इस प्रॉपर्टी पर अतीक के करीबी प्लाटिंग कर रहे थे।
ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को इसी सीट से उतारने का निर्णय लिया है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 50,000 वोटों से हराएंगे और ऐसा नहीं किया तो राजनीति छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी टीएमसी में भगदड़ मच गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के एक और विधायक अरिंदम भट्टाचार्य आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि अरिंदम राज्य की शांतिपुर विधानसभा सीट से विधायक। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस अध्यक्ष केसीआर जल्द ही अपने बेटे केटी रामाराव को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि केसीआर अब राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। केटीआर को पार्टी और सरकार में नंबर 2 पर देखा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम नीतीश ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के त्याग और बहादुरी को कभी भूला नहीं जा सकता है। तांडव वेब सीरीज को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें सीरीज को लेकर शिकायत मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से वेब सीरीज को लेकर कड़ा कानून बनाने की अपील की है। भाजपा सांसद मनोज कोटक ने वेब सीरीज तांडव में सिर्फ बदलाव को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि बदलाव करने का फैसला केवल एक कदम आगे बढ़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि वो विषय वस्तु के नियमन के लिए प्रयास जारी रखेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। व्हाट्सएप प्रवक्ता ने उपयोगकर्ता नीति में बदलाव को लेकर बयान जारी किया। कंपनी ने कहा है कि बदलाव को लेकर किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। बता दें कि भारत सरकार ने शर्तों में बदलावों को लेकर 14 सवाल पूछे थे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बैठक की। उन्होंने कहा कि रोंगाली बिहू उत्सव और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। वहीं विपक्षी दलों ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर 3 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। वहीं लुधियाना में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी से लोगों को खास राहत नहीं मिली है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया है। विमानन कंपनी विस्तारा ने दिल्ली से यूएई के शारजाह के लिए दैनिक उड़ान की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने कहा है कि दुबई के बाद शारजाह उसका दूसरा गंतव्य है। बता दें कि कंपनी दुबई के लिए सप्ताह में 4 उड़ानों का संचालन करती है। हरियाणा के बाद पंजाब के मोहाली में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। यहाँ के डेराबस्ती तहसील स्थित 2 पोल्ट्री फार्म के नमूने भोपाल लैब में पॉजिटिव पाए गए हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पंजाब सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को याचिकाओं की सुनवाई की तारीख पर फैसला करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि प्रत्यक्ष सुनवाई बहाल होने पर मामले को सुना जाए, जिससे जल्दी फैसला आ सके। रानी ग्रीन एनर्जी ने कच्छ में 150 मेगावाट का सौर संयंत्र शुरू किया है। कंपनी ने कहा है कि इस संयंत्र का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 25 वर्षों के लिए करार हुआ है। यहाँ से ₹2.67 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद समझौता हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर किसानों के नाम संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का वीरतापूर्ण जीवन न्याय के लिए लड़ाई में त्याग के मूल्य की शिक्षा देता है। किसान भाई बहनों का सत्याग्रह इसका जीवंत उदाहरण है। चीन के अरबपति कारोबारी जैक मा करीब 2.5 महीने बाद लोगों के सामने आए। उन्होंने 50 सेकेंड का वीडियो जारी कर चुप्पी तोड़ी। जैक मा ने वीडियो में शिक्षकों को बधाई दी। हालांकि उन्होंने अलीबाबा समूह या आंट ग्रुप की जांच का कोई जिक्र नहीं किया। नीति आयोग ने दूसरा नवाचार सूचकांक जारी किया है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा। अमेरिका में ताजा प्रोत्साहन पैकेज से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। 170 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 49,595 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 52 अंक की बढ़त के साथ 14,573 के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान आईटी, फार्मा और ऊर्जा शेयरों में बढ़त देखने को मिली। इटली के पीएम म्यूसेप कोंते ने सीनेट में विश्वास मत जीत लिया है। वे अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे। विश्वास मत जीतने में उन्हें गठबंधन का भरपूर सहयोग मिला। कोंते के पक्ष में 140 वोट पड़े और 16 सांसद गैर हाजिर रहे। ओडिशा सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की है। सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये कदम कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उठाया है। ड्रैगन फ्रूट नाम बदलने को लेकर एनसीपी ने भाजपा पर निशाना साधा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भगवा पार्टी देश को कमलिस्तान बोलने लगेगी। भाजपा अब फलों के जरिए अपनी ब्रांडिंग का प्रयास कर रही है।
सीबीआई ने एजेंसी के भीतर रिश्वत घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने डीएसपी आर.के. ऋषि और निरीक्षक कपिल धनखड़ को गिरफ्तार किया है। साथ ही सहारनपुर और रुड़की में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश इकाई के 2 और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया है। इसके अनुसार रामालिंगा रेड्डी और ध्रुव नारायण को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बांदा में राजकीय निर्माण निगम के जेई को रंगरेलियां मनाते हुए पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चौकी में पति पत्नी और प्रेमिका का घंटों तक हंगामा चलता रहा। इससे जेई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जेई ने प्रेमिका के साथ रहने की इच्छा जताते हुए पत्नी को तलाक की धमकी दे डाली। बाराबंकी के कोटी थाना से महज 10 मीटर की दूरी पर खड़ी बाइक चोर ले उड़े। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि कोटी थाना के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक मित्र सेंटर है। यहाँ एक व्यक्ति किसी काम से आया था। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ आगामी टेस्ट श्रृंखला के पहले 2 मैचों के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान विराट कोहली, ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। वहीं ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के दौरान दिखाए गए साहस और दृढ़ता के लिए भारतीय टीम की प्रशंसा की। सीए ने मुकाबले का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीआई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सीरीज को आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई सीरीज के बाद आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में मैच जिताऊ पारी खेलने वाले ऋषभ पंत 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। साथ ही पंत इस लिस्ट में टॉप पर काबिज पहले विकेटकीपर भी हैं। अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के साथ अनुबंध समाप्त हो गया है। 40 वर्षीय हरभजन ने आईपीएल नीलामी और आगामी सत्र के लिए बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों की सूची घोषित किए जाने से पूर्व ये खुलासा किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। ये पिछले 4 प्रयासों में इंडोनेशिया के खिलाड़ी पर प्रणय की पहली जीत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।